आप सभी का स्वागत है रविजॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम आए हैं नारी ऑर्गेनिक फार्म पर, जहां हम जानेंगे कि ये जीरो बजट, गो आधारित, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब फार्मिंगों का क्या झोल है और क्या ये चल रहा है ये पैटर्न। तो आज हम जानेंगे नीतीश तोमर जी से। तो चलिए शुरू करते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजॉन फार्मिंग लीडर में। जी सर। वैसे तो किसान भाई आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार अपना और अपने संस्थान का एक छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम नीतीश तोमर है। मैं गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ ज़िले से का रहने वाला हूं और मैं एक छोटा सा संस्थान चलाता हूं वर्मी कंपोस्ट का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें हम वर्मी कंपोस्टिंग लोगों को सिखाते भी हैं, केंचुआ प्रोवाइड भी करते हैं, खाद प्रोवाइड भी करते हैं और बहुत तरह की किसानों को जैविक खेती के लिए मदद भी करते हैं। अच्छा नीतीश जी, अब बात आती है कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती जी, और पता नहीं इन कौन कौन से नामों से ये बोला जा रहा है। जी। बात ये समझ में नहीं आ रही कि ये सब खेती के पैटर्न हैं जी या ये लोगों की अपनी बनाई हुई एक अलग राय है। जी कोई कह रहे हैं कि भाई प्राकृतिक खेती करो, कोई जैविक खेती करो, कोई ऑर्गेनिक खेती करो। जी। तो मतलब क्या वो है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य राय इन सभी पद्धतियों के पीछे क्या है। जी। ये बहुत सारी पद्धतियां हैं। कोई कहता है जीरो बजट फार्मिंग, कोई कहता है नेचुरल फार्मिंग, कोई कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, सब अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। जी। हम लोगों के सामने, पूरे विश्व के सामने, हर इंसान के सामने एक समस्या आई कि हमारी खेती में जो रसायनों का इस्तेमाल होता है वो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एक सीधी सीधी बात आई थी। बिल्कुल। और कीट पतंगे बढ़ते जा रहे हैं, रसायनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को लेके आ रहा है। तो हमें इन सब केमिकलों को खेत में डलने से कम करना है, लेकिन साथ साथ अपना उत्पादन भी नहीं घटाना है, अपना नुकसान भी नहीं करना है कीट पतंगों से। तो ये बहुत सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई से, अपने विज्ञान से एक नई नई पद्धतियां निकाल दी। कोई कहता है जीरो बजट तरीके से हम केमिकल को खत्म कर सकते हैं, कोई कहता है नेचुरल तरीके से हम खत्म कर सकते हैं, कोई कहता है ऑर्गेनिक तरीके से खत्म कर सकते हैं, कोई कहता है कि आप बायो फर्टिलाइजर लगाइए, बायो पेस्टिसाइड लगाइए। जी। तो कोई कहता है कि नीम का अर्क लगाइए, आप बाजार से कुछ मत खरीदिए, गौमूत्र से ही कर लीजिए। तो सबकी अपनी अपनी राय है इस पद्धति को अपनाने के लिए, इस केमिकल को खेतों से खत्म करने के लिए या कम करने के लिए। जी। अब बात आती है कि जैसे कि हम केमिकल की खेती करते हैं और इधर ऑर्गेनिक उत्पादों से हम जो है अपनी खेती को करते हैं। जी। तो जो जैविक फर्टिलाइजर वगैरह हैं वो लगाते हैं। जी। तो इसके और उसके उत्पाद में जी कितना फर्क आता है? जी देखिए, ऐसा है जी, आज की तारीख में जितना भी ज्ञान दिया जा रहा है वो साइंटिफिक ज्ञान नहीं है। जी। ऐसा होता है कि सर हमारी भूमि में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। किसी पौधे को अगर बोरॉन चाहिए तो उसको वो हमें देना पड़ेगा। हम कहें कि हम बोरॉन नहीं देंगे, सिर्फ गौमूत्र देंगे, तो कैसे पौधे को बोरॉन मिल जाएगा? बिल्कुल। या अगर पौधा पनप भी जाएगा तो उसके फल में बोरॉन का तत्व नहीं होगा। जो हमारे सेब तो उग जाएगा लेकिन उसमें मैग्नीशियम नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, तो वो सेब किस काम का? क्योंकि भूमि में था ही नहीं, उस पेड़ को मिला ही नहीं, सेब तो आ गया। तो सिर्फ गौमूत्र से या सिर्फ कुछ प्राकृतिक दवाई डालने से उनके तत्वों की पूर्ति नहीं होती है। हमें कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा। हमें वो तत्व तो पौधों को देने पड़ेंगे, वो तत्व तो भूमि में डालने ही पड़ेंगे, वरना वो जो फल आ रहा है या जो हमारा जो अनाज पैदा हुआ है उसमें उतनी ताकत ही नहीं रहेगी। तो एक ही भ्रम बाजार में चलता है कि आप सिर्फ गौमूत्र डाल दीजिए, आप सिर्फ जो है घास उगा दीजिए अपने खेत में, आप उसको जोत दीजिए, हरी खाद लगा दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपका उत्पादन घट जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे फूड की कम हो जाएगी। बहुत भ्रमित करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो परिभाषा है उसको बदल दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हमें रसायनों को कम करना है, हमें पेस्टिसाइड्स को कम करना है। अच्छा, इसकी भी एक मात्रा है। जितने भी बाजार में पेस्टिसाइड आते हैं आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हम सबके साथ धोखा कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन उसका एक तरीका होता है कि वो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट देती हैं कि आपको 2 ml इतने लीटर पानी में डाल के उस पेड़ पे आपको छिड़काव करना है। लेकिन हमारा किसान उसकी मात्रा बढ़ा देता है।
वो दुकानदार उसको ज्यादा बता के चलता है। हाँ, तो जब ओवरडोज हम अपने प्लांट को देते हैं, हमने अपनी सॉइल में ओवरडोज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, ना कि उस रसायन से। अब आप सोचिए, टाटा जैसी, गोदरेज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां पेस्टिसाइड के मार्केट में हैं और वो पेस्टिसाइड बना रही हैं, तो क्यों बना रही हैं? अगर वो हार्मफुल होते तो ये तो बहुत सोचने वाला विषय है ना। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही, लेकिन उसकी एक प्रेस्क्राइब डोज है कि वो 2 ml डलना है, आधा ml डलना है, लेकिन किसान उसको ज्यादा डाल देता है, वो दुकान वाला उसको गड़बड़ कर देता है। तो लिमिटेशंस यहाँ पे होनी चाहिए कि वो जो बाजार में हर व्यक्ति तक केमिकल की पहुंच है वो रुकनी चाहिए। हमें केमिकल, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। अगर हम ये प्रतिबंधित कर दें कि वो जो किसान है, जो अनपढ़ किसान है, जो कम पढ़ा लिखा किसान है, उसको हम जहरीले केमिकल हाथों में दे देते हैं, हाँ। कि ये डाल ले, तो वो तो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करेगा। तो प्रतिबंधित जो होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए कि वो केमिकल किसानों को उसी मात्रा में दिया जाए किसी तरीके से, या छिड़काव करने की कोई एजेंसी हो कि उस केमिकल को वही छिड़काव करेगी, हाँ। आम किसान नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल हो जाएगा तो सारी चीजें सुधर जाएंगी, फिर ये दुनिया भर की चीजों की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कीटों को मारने के लिए अब कोई जैविक खेती में कहता है कि कीट मर जाएगा जी, आप ये इसका छिड़काव कर दीजिए। गन्ने में कीट नहीं मर सकता जैविक खेती में, बहुत मुश्किल है कनस्वा को मारना, टॉप बोरर को मारना। लोग कह देते हैं मर जाएगा, नहीं मरता। आम के बाग में आप छिड़काव करते रहिए, आम की फसल पूरी खराब हो जाती है, ये सत्य है। ये हर जैविक खेती करने वाला किसान इस बात को समझेगा। लेकिन हमें केमिकलों का प्रयोग करना होगा, पर उसकी लिमिटेड एक डोज है, ताकि वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, भूमि के लिए हानिकारक ना हो। उसकी एक डोज ही दी जाए ताकि वो कीट मर जाए, फल सुरक्षित रहे, जो हमारा अनाज है वो सुरक्षित रहे और हमें मिल जाए। वैसे ये है नीतीश जी कि आपने जैसे कहा कि हमारे किस पौधे को किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जी। वो हमारी ज़मीन में है या नहीं है, जी, उसे हम कैसे पता करें और जी। उसकी हमें जानकारी कैसे हो कि हमें ये फसल बोनी है जी। और हमारी ज़मीन में ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ इसके लिए है नहीं इसमें, या इस ज़मीन में ये चीज़ है, हम बिल्कुल ये फसल बोले, हमें बिल कुछ नहीं डालना पड़ेगा बिल्कुल। और हमारा फ़ायदा हो जाएगा। इसके लिए हम सभी को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा तरीका क्या है। अगर हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं, बहुत सस्ता और आसान सा काम होता है मिट्टी की जांच। जी। अपनी मिट्टी की जांच कराएं, उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से तत्व की कमी है, कौन कौन सा तत्व अधिक है। तो जिस तत्व की कमी होगी, अच्छा क्या होता है आजकल सॉइल टेस्टिंग इतनी एडवांस हो गई है, तो क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन दे देती है कि फॉर एग्जांपल आपको चावल उगाना है, धान की खेती करनी है, तो आपकी भूमि के अनुसार धान की खेती में क्या क्या डलना चाहिए वो आपको बता देगा। बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है अब, है ना। पूसा सर्टिफाइड मशीन होती है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उन्हें बनाया, तो वो आसानी से आपको बता देगी, तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आपकी भूमि में क्या है वो भी पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको केले की खेती करनी है, तो वो केले के अनुसार आपको रिकमेंडेशन बता देगी, केले में भैया ये दवाई आप डाल लीजिए। हाँ, केले पता लगेगा कि कोई फसल वो ऐसी बता रही है कि हमें कुछ डालना ही नहीं है, कुछ डालना ही नहीं है। उसके लिए सारी चीजें हमारी जमीन में है, तो हमारा खर्चा ही नहीं है। हाँ। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपनी भूमि की जांच कराएं, बड़े सस्ते में हो जाती है, और फिर उसके बाद अपनी खेती को करें। और जितनी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, जो डोज है, वो उसको दें, जो उसको आवश्यकता है वो न्यूट्रिशन उसको देना पड़ेगा, वरना आपकी फसल में नुकसान आएगा, आपके अनाज का या फलों का न्यूट्रिशन कम होगा। अब क्या है कि जैसे आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं जी और आप ये सेल भी कर रहे हैं जी और लोग, मतलब बहुत बड़ा चलन है आज के टाइम में, मैं देखता हूँ आपके फार्म से बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट सेल होता है, तो ये लोग कहाँ कहाँ इसे यूज कर रहे हैं? देखिए सर, जब हमने काम शुरू किया था तो हमने दोनों सेगमेंट टारगेट करे थे, अर्बन सेगमेंट भी और रूरल सेगमेंट। शहरों में हम नर्सरियों को या गार्डन्स वाले लोगों को मुहैया कराते थे, और हमने रूरल क्षेत्र में अपने फार्मर्स को भी पकड़ा हुआ था। शुरुआत में तो फार्मर फल सब्जी वाले थे, फल सब्जी वाले फार्मर ज़्यादा आसानी से लेते हैं, क्योंकि छोटी फसल होती है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो उसको डालते रहते हैं। जी। धीरे धीरे ये हुआ है कि अब हमारे पास फार्मर्स ही इतने जुड़ गए हैं कि हमारी जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो कम हो गई फार्मर्स को देने की वजह से, और हम बड़े सस्ते में फार्मर्स को ही टोटल अपना जो भी आउटपुट हमारा यूनिट का निकलता है वो सब फार्मर्स को ही देते हैं। अब वो फार्मर जो है गन्ने में भी इस्तेमाल करते हैं, धान में, गेहूं में, हर फसल में अब फार्मर्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग की ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, दूसरी अदर लोगों को साइड भी लगा के दे रहे हैं, तो उसका पूरा क्या प्रोसीजर है? अगर आपसे कोई इस बारे में हेल्प लेना चाहे या करना चाहे तो वो किस तरीके से कांटेक्ट करे? हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारे यूनिट पे आ सकते हैं, उसका एड्रेस मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे यहाँ फ़ोन करें, हमारे यूनिट पे आ जाएं, यहाँ हमसे प्रशिक्षण लें, हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे,
लाइव ट्रेनिंग देंगे, आप हमारे बेड देखिए, काम करिए, सीखिए, हमारे लोग हैं यहाँ, हमारी लेबर है, उन सबसे समझिए एक एक बारीकी। जी। उसके बाद अगर आपको हमसे केंचुए लेने हैं तो हमसे केंचुए ले लीजिए। अब अगर आप कहते हैं कि हम आपको केंचुआ मुहैया कराएं, आपकी यूनिट तक आएँ, तो हम आपकी यूनिट आएंगे। और 3 महीने का पूरा एक जो साइकिल होती है, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक, लगभग 90 दिन की साइकिल होती है। 3 महीने इसमें पूरे लग जाते हैं। उन पूरे 90 दिन में हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, वीडियो कॉल पे, चाहे उसकी यूनिट पे हमें जाना हो तो पूरी साइकिल उसको समझा देते हैं कि भाई बेड लगाने से खाद उतारने तक पूरी प्रक्रिया क्या है, उसमें पूरा हम उसका सहयोग करते हैं। तो अब जैसे आप केंचुआ प्रोवाइड कराते हैं जी। तो कई बार क्या देखा गया है कि जी लोग कहते हैं कि इसमें कितना केंचुआ है, जी। गोबरी है, ये एक बड़ा भ्रम फैला हुआ है। देखिए, बहुत भ्रम बाजार में फैल रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे 1 किलो में 1200 केंचुए हैं, 1500 केंचुए हैं। सर मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक वयस्क केंचुआ 1 ग्राम का होता है। थोड़ी सी टेक्निकल बात है। और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर 1 ग्राम का केंचुआ है तो वो 1000 ही तो होगा। अगर उसमें कंपोस्ट भी मैं बिल्कुल हटा दूं, बिल्कुल जिंदा केंचुआ दूंगा, तो 1000 ही तो केंचुए होंगे। वो 1200 कैसे हो जाएंगे, वो 1500 कैसे हो जाएंगे? ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गिनती नहीं हो सकती। हाँ, अब कोई एक केंचुआ तो गिनेगा नहीं। अच्छा, गिनने का तरीका, आप सैंपल उठाइए, लेबोरेटरी ले जाइए, 5 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं। ये लोग भ्रम फैलाते हैं। एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्या तरीका है, जब भी किसी को केंचुआ बेचा जाता है तो कंपोस्ट के साथ बेचा जाता है। केंचुआ अंधेरे में रहना पसंद करता है, उसका खाना उसके साथ जाता है। तो 700 से 800 केंचुआ होना चाहिए और 200 से 300 ग्राम कंपोस्ट होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जी। लोगों को इस पे भी यकीन नहीं आता हमारे पे कि नहीं जी 600 भी नहीं है, 700 भी नहीं है, ये है वो है। तो हमने इसका एक तरीका ये निकाला कि किसान हमसे 2 किलो माल ले ताकि उसके 1200 से 1400 केंचुए हो जाएं और पैसे हमें 1 किलो के दें। अच्छा। हाँ, हम 1 किलो के पैसे लेते हैं और एक्चुअल में से 2 किलो माल देते हैं। इससे क्या होता है कि उसका वो भ्रम की जो है 1 किलो में उसके 1200, 1400, 1500 केंचुए हम दे देते हैं उसको कि भाई तुम्हारे केंचुए पूरे कर देते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में पॉसिबल 2 ही किलो में हो सकता है, 1 किलो में नहीं हो सकता। जो ये बोलते हैं झूठ बोलते हैं, सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। तो आपने जो नीतीश जी रेट रखा हुआ है केंचुए का, वो रेट क्या है? सर हम 120 रुपए किलो बाजार में सबको देते हैं। अच्छा, 120 रुपए किलो। कोई भी किसान भाई, कोई भी नया लड़का, युवा इस काम को करना चाहता है तो बहुत सस्ते दरों पे हमने ये रखा हुआ है। बाजार में बहुत रेटों पे केंचुआ उपलब्ध है, लेकिन हम बिल्कुल सस्ता केंचुआ देते हैं, दुगनी मात्रा में देते हैं ताकि लोगों को संतुष्टि में रहे, उनका काम अच्छा चले और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो नीतीश जी, आपने केंचुए, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग, इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से डिफ़ाइन किया और मेरे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने इन सभी फार्मिंग के बारे में और हमारी जो खेती है वो क्या चाहती है, क्या उसमें हमें करना चाहिए, तोमर साहब ने सब कुछ आपको बताया। उनकी बताई हुई बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।